नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे इस नए चैनल यूके ट्रिपल एससी यूकेपीएससी मॉक टेस्ट पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है निर्मल सिंह राठौर और आज से हम इस चैनल पर उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की एक बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। यह मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 20 एमसीक्यूज करवाऊंगा। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूके ट्रिपल एससी के पुराने पेपरों में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस तरह की भाषा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संयोगात्मक, ऑप्शन बी वियोगात्मक, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी वियोगात्मक। ठीक है, तो थोड़ा जानते हैं कि संयोगात्मक और वियोगात्मक क्या होते हैं। जिन भाषाओं में सहायक क्रिया यानी कि हैं, हूँ या फिर था, थे, थी तथा कारक चिन्हों का, के, की, रा, रे, री इन सब चीजों का प्रयोग होता है तो वे भाषाएं वियोगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। यानी हिंदी या फिर अंग्रेजी ये दोनों भाषाएं वियोगात्मक भाषा हैं क्योंकि इन दोनों भाषाओं में सहायक क्रियाओं और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जबकि जो संस्कृत भाषा है हमारी उसमें कारक चिन्हों सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए वो जो है संयोगात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बोली को बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता? आपके ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर बघेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बघेली। ठीक है, यानी भोजपुरी, मैथिली और मगही जो है ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने कहा? यानी खड़ी बोली के लिए वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के लिए वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है खस अपभ्रंश, ऑप्शन बी सौरसेनी या सी अर्धमागधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश। हालांकि इसमें मतभेद है हिंदी वैज्ञानिकों के बीच में कि कुछ लोग मानते हैं कि खस अपभ्रंश से हिंदी का पहाड़ी बोली का विकास हुआ, कुछ मानते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से, लेकिन जो बहुमत है वो सौरसेनी अपभ्रंश के पक्ष में जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, ढूढ़ानी किस बोली का एक अन्य नाम है? ढूढ़ानी किस बोली का एक अन्य नाम है? ऑप्शन ए है पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी है उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती भी कहते हैं, ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थानी यानी मालवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पूर्वी राजस्थानी जयपुरी। पूर्वी राजस्थानी को हम जयपुरी नाम से भी जानते हैं और इसी का एक अन्य नाम है ढूढ़ानी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम आपके सामने चार ऑप्शन है। ए है गुप्त लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर देवनागरी, फिर नागरी, या बी ब्राह्मी फिर गुप्त फिर देवनागरी फिर नागरी, ऑप्शन सी है ब्राह्मी फिर गुप्त फिर नागरी फिर देवनागरी, या फिर डी नागरी फिर ब्राह्मी फिर गुप्त फिर देवनागरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद आई गुप्त लिपि, फिर आई नागरी और वर्तमान में जो है देवनागरी, यानी देवनागरी सबसे नई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शासन के कार्यों में प्रयुक्त मानक भाषा क्या कहलाती है?
शासन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मानक भाषा क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संपर्क भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा या फिर डी मानक भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राजभाषा। ठीक है, तो शासन के कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं राजभाषा। ये राजभाषा यानी राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या है? नंबर 1 यानी कि ऑप्शन ए इसका अक्षरात्मक होना, ऑप्शन बी इसका वर्णात्मक होना, या फिर सी दोनों, ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इसका अक्षरात्मक होना। ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषता है इसका अक्षरात्मक होना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं कि इसका अक्षरात्मक होना इसकी विशेषता कैसे है, क्योंकि जो हमारे व्यंजन हैं वो सब के सब स्वरों की सहायता से बने होते हैं। ठीक है, और स्वरों की सहायता से बनने के कारण ही उसे हम अक्षरात्मक कहते हैं। जबकि जो किसी भी लिपि की जो मुख्य विशेषता होती है वो वर्णात्मक होती है, यानी कि वर्णात्मक होना किसी भी लिपि का एक श्रेष्ठ गुण है। लेकिन देवनागरी जो लिपि है इसका गुण है अक्षरात्मक होना, और इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि व्यंजन का अक्षरात्मक के रूप में, यानी जो व्यंजन है उनको स्वरों के साथ प्रयुक्त करके लिखना। यानी कि जैसे अगर हम क लिखते हैं तो क को हम क के नीचे ऐसे हलंत लगा के इसमें प्लस ओ, ठीक है, ओ, इस तरीके से हम क को लिखते हैं। यानी कि यही जो गुण है इसी को हम अक्षरात्मक कहते हैं। इसमें क के अलावा भी एक और अन्य वर्ण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसी गुण के कारण देवनागरी जो लिपि है ये अक्षरात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 जुलाई 1955, ऑप्शन बी 7 जून 1955, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1956 या फिर ऑप्शन डी 7 जून 1956। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो है 7 जून 1955, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, और ये जो राजभाषा आयोग बनी थी इसके अध्यक्ष बीजी खैर यानी कि बाल गंगाधर खैर थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत केंद्र सरकार ने देश को कितने क्षेत्रों में बांटा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि 3। ठीक है, 3 क्षेत्रों में यानी 3 भागों में बांटा गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं 1976 के राजभाषा अधिनियम को के बारे में। तो इस अधिनियम के अनुसार राज्यों को 3 श्रेणियां बांटा गया, यानी कि क, ख और ग में 3 भागों में बांटा गया। तो क श्रेणी के में वे राज्य है जहां पर राजभाषा के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो क श्रेणी के अंदर कौन से राज्य है जहां पर हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि इसमें उत्तर भारत के मैक्सिमम राज्य थे, जैसे यूपी अपना, उत्तराखंड, फिर बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, और इसमें एक अंडमान निकोबार, इसको भी शामिल किया गया था। और जो ख श्रेणी थी इसमें वो राज्य है जहाँ की दूसरी भाषा जो है वो हिंदी है। जैसे कि उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो क्या है? संस्कृत है। ठीक है, वो द्वितीय भाषा है हमारी, 2010 से उसको हमने माना है। तो उसी प्रकार से जैसे कि चंडीगढ़ है या फिर गुजरात है या महाराष्ट्र है, इन सब की जो दूसरी भाषा है वो हिंदी है। यानी पंजाब की पहली भाषा पंजाबी, दूसरी हिंदी, और चंडीगढ़ की पहली जो भाषा वो पंजाबी, दूसरी हिंदी। तो इसी प्रकार से ख श्रेणी में इन राज्यों को रखा गया जहाँ की दूसरी भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो द्वितीय राजभाषा हिंदी वाले राज्य इसमें आएंगे। इसमें पत्राचार के लिए जो है हिंदी का प्रयोग भी किया जा सकता है, वो भी अगर राज्यपाल की सहमति से, ये बात इसमें बताएगी। और ग श्रेणी में वे राज्य आए जहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण
यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये ग श्रेणी में ये वाले राज्य, यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया, क, ख और ग। क में हिंदी का प्रयोग अनिवार्यतः है। ख श्रेणी में वे राज्य यानी राज्यपाल की सहमति से हिंदी का प्रयोग होगा, और ग श्रेणी में अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा पत्राचार के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है? ऑप्शन ए है नाटकात्मक साहित्य रूप में, ऑप्शन बी है भक्ति काव्य रूप में, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक साहित्य रूप में, या फिर डी राजनीतिक लेखन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भक्ति काव्य के रूप में। ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया भक्ति काव्य के रूप में। ठीक है, और हमारे जो सूरदास है वो ब्रज भाषा के ही सबसे महान कवि में से एक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति काव्य रूप में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, या फिर ऑप्शन बी प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर हिंदी, या फिर ऑप्शन डी पहले हिंदी, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत, पाली, फिर अपभ्रंश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पहले थी संस्कृत, फिर संस्कृत का जो टूटा फूटा रूप था उसे हमने कहा पाली, फिर पाली के बाद आई प्राकृत, फिर उसके बाद आई अपभ्रंश, फिर आई हिंदी। ठीक है, यानी कि ये हिंदी का विकास के क्रम तो है, लेकिन ये संस्कृत का एक ह्रास क्रम आप इसे कह सकते हो, क्योंकि संस्कृत जो थी उसका टूटा फूटा रूप ही पाली कहलाए, फिर पाली और ज्यादा विकृत हुई थी प्राकृत कहलाई, फिर प्राकृत में विकृतियां आई तो अपभ्रंश कहलाई, और अभी संस्कृत का सबसे अधिक बिगड़ा रूप है उसे हम हिंदी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी के विकास का सही क्रम तो यही है, लेकिन संस्कृत का एक तरीके से ह्रास इसे हम कह सकते हैं। तो 12 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सर्वाधिक मानक बोली कौन सी मानी जाती है? तो सर्वाधिक मानक बोली मानी जाती है, या फिर ऑप्शन ए है ब्रज, बी है आपकी खड़ी बोली, सी है अवधी, या फिर डी कन्नौजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम जो है हिंदी भाषा की सर्वाधिक मानक बोली कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो खड़ी बोली है ये दिल्ली मेरठ के आसपास जो है बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वाधिक शब्द किस विदेशी भाषा से लिए गए हैं? तो हिंदी में अगर हम वैसे बात करें तो हिंदी में सर्वाधिक शब्द लिए गए हैं संस्कृत से, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किस विदेशी भाषा से लिए गए हैं, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी है अरबी, या फिर सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फारसी। ठीक है, तो फारसी भाषा से सर्वाधिक शब्द लिए गए हैं हिंदी भाषा में इन चारों में से, यानी कि सबसे ज्यादा संस्कृत से लिए गए हैं, और विदेशी भाषाओं में सर्वाधिक जो शब्द हैं वो फारसी भाषा से लिए गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 343। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 343, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा और हमारी जो लिपि है वो देवनागरी होगी, ये बताता है आर्टिकल 343। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 348 यानी कि आर्टिकल 348 के तहत हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आर्टिकल 348 में हमको ये बताया गया है कि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो क्या रहेगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, या फिर डी उर्दू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अंग्रेजी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें कि हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी हमारी जो कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी भाषा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। जो न्यायालय की आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गृह मंत्रालय। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है राजभाषा विभाग को रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 1963 के राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ठीक है, तो 1963 में राजभाषा अधिनियम बना था। 1965 में यानी कि 2 साल बाद ये लागू हुआ था और उसके बाद इसमें संशोधन हुआ था। तो संशोधन कब हुआ था ये हमारा प्रश्न है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1976। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1976। ठीक है, 1976 जो है इसका आंसर है। ठीक, 1976 में जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1900। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? ये भी सभी लोगों को आता ही होगा, लेकिन वैसे अगर हम बात करें अभी इसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन तब शुरुआत में इसमें केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 14 भाषाएं। ठीक है, फिर इसमें अमेंडमेंट होते रहे, बहुत सारे अमेंडमेंट, मतलब बहुत सारे 3 अमेंडमेंट एक्चुअली इसमें हुए, तो फिर 14 से वर्तमान में 22 भाषाएं होगी, लेकिन प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। आपका सही आंसर है आंसर सी, ऑप्शन सी। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। सही कथन बताने के सही कौन सा है? ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी है 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी है कि सभी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका हमको जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था और इसके तहत इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी कह रहा है 92वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2003 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो 92वां संविधान संशोधन था 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को इसमें रखा गया था जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। ठीक है, ये वाली भाषाएं। जबकि जो 71वां ऑप्शन सी में कह रहा है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत जो है इसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ये भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन ए। तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देखा है। तो जो 21वां अमेंडमेंट था 1967 में, इसके तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 71वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, इसके तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको ट्रिक से भी याद करते हैं कि जैसे जो ये लिखा है मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, इसको हम मनका से, मौ से मणिपुरी, नौ से नेपाली या फिर कौ से कोंकणी या फिर नमक नाम से भी याद करते हैं, नौ से नेपाली, ठीक है, और मौ से मणिपुरी, नमक, क से कोंकणी, इस तरीके से भी इसको हम याद करते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें 92वां संविधान जो संशोधन था ये 2003 में हुआ था। इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। तो ये मेरा पहला वीडियो था। आप सब लोग ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, और मेरा वीडियो, मतलब ये जो वीडियो मैंने बनाई इसे देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।